हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज मोहित कुमार। आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी कि सॉल्यूशन शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है। और इस चैप्टर के बारे में जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे हम कवर करेंगे। तो जो पिछली वीडियोस में मैंने कवर करने के लिए टॉपिक्स के बारे में लिस्ट बताई थी कि कौन कौन से चैप्टर्स में से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ठीक है। रही बात क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। मेरा थोड़ा टारगेट ऐसे रहेगा कि मैं सबसे पहले दो पार्ट में वीडियो को डिवाइड करके, दो हिस्सों में बांट के, ठीक है, उसमें सारे टॉपिक्स को क्लियर करा दूंगा और उसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा जिससे कि आपको सारे टॉपिक्स के बेस पे एक साथ क्वेश्चन मिल जाएं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है। तो बिना देरी करे हुए हम इसको शुरू कर रहे हैं। तो हमारा देखते हैं कि हमारा सबसे पहला टॉपिक आज की क्लास में क्या होगा। तो आज की क्लास में सबसे पहले हमारा टॉपिक मोल कंसेप्ट होने वाला है। मोल कंसेप्ट के बारे में आपने 11th क्लास के बारे में भी थोड़ा पढ़ा हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने का तरीका क्या होता है, ये मोल कंसेप्ट है क्या, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम बताएंगे। और इसके साथ साथ मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नेक्स्ट इज मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड देन हेनरी लॉ। इन सारी चीजों के बारे में आज की क्लास का हमारा टारगेट रहेगा। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अपना कॉपी वगैरह लेके बैठ जाइए जिससे कि आपको सारी की सारी चीजें डिटेल में समझ आती रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है दैट इज मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट है क्या, सबसे आसान भाषा में इसको समझते हैं। आसान बात ये है कि मोल कंसेप्ट एक ऐसा कंसेप्ट है कि जिसमें हम केमिकल सब्सटेंसेस को मेजर करना सीखते हैं और इसमें हम नंबर ऑफ मोल्स में उस सब्सटेंस को मेजर करते हैं। अगर हमें किसी भी सब्सटेंस को नंबर ऑफ मोल्स में मेजर करना होता है तो हम उसको एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखते हैं, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इज डिफाइंड एज द गिवन मास। ठीक है। जो भी गिवन मास होगा आपको ऑफ द कंपोनेंट, जो भी एक्स वाई जेड कंपोनेंट दिया हो, टू द मोलर मास, और उसी के मोलर मास से। अब देखो बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि मोलर मास और मोलिकुलर मास में कंफ्यूज होते हैं। एक टर्म मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दैट इज मोलर मास, या फिर पहले हम मोलिकुलर मास लिखते हैं, मोलिकुलर मास। और दूसरा जो टर्म है हमारे पास दैट इज मोलर मास। ठीक है। तो मोलिकुलर मास और मोलर मास में क्या डिफरेंस है? मोलिकुलर मास का मतलब होता है सम ऑफ एटॉमिक मास। भाई मान लीजिए मैंने लिखा H2O, तो H2O में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, लेकिन कितने हाइड्रोजन है 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है यानी कि 16, तो दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 18, तो ये आ जाएगा U। U मतलब यूनिफाइड मास या फिर मोलिकुलर मास। ठीक है। तो एटॉमिक मास को ही हम कह देते हैं दैट इज मोलिकुलर मास, जिनके सम करके। जबकि मोलर मास क्या है कि मोलर मास होता है सम ऑफ एटॉमिक मास तो है, बट पर मोल है, मतलब एक मोल सब्सटेंस के अंदर कितना है उसको हम कहते हैं मोलर मास। ठीक है। वन मोल के अंदर कहने का मतलब क्या है, वन मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं ये सभी को पता है, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। तो आप जो यहाँ पर मोलर मास निकालते हैं वो मोलर मास एक्चुअली किसका है, इन सारे पार्टिकल्स का। मतलब अगर मैं लिखूंगा H2O का मोलर मास बताइए तो कितना होगा, तो आप लिखेंगे कि H2O का एक का तो है 18U। ठीक है। मतलब एक मॉलिक्यूल का तो है इतना, लेकिन पर मोल, जब इसको पर मोल करेंगे, तो पर मोल करेंगे तो इससे इसको हम जब सोल्व करेंगे डिवाइड करके, तो आंसर हमारा आएगा 18 ग्राम पर मोल। तो बस आपको ट्रिक बता देता हूँ इसकी क्या ट्रिक है, कि जो भी आपका मोलर मास आता है, सॉरी मोलिकुलर मास आता है, उसी की एसआई यूनिट चेंज करनी है यानी कि ग्राम पर मोल में, तो ऑलमोस्ट आपकी वैल्यू वही आएगी। ठीक है। तो ये हो जाएगा मोलर मास। तो मोलर मास क्या होता है, मोलर मास होता है दैट इज द, मतलब जो भी आपका एटॉमिक मास है सभी के सभी एटम का, उसको पर मोल पे मेजर कर लेना, वो है आपका मोलर मास। तो मोल कंसेप्ट ऐसा होगा। इसके बेस पे एक एग्जांपल समझ लीजिए जिससे कि आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना और भी आसान हो जाए। एग्जांपल है आपका कि हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ठीक है, 36 ग्राम ऑफ H2O। पानी के 30 ग्राम ऑफ H2O में, मतलब H2O आपके पास 36 ग्राम है, सॉरी 36 ग्राम H2O के अंदर आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का फॉर्मूला है यानी कि गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो गिवन मास आपको कितना दिया हुआ है, गिवन मास आपके पास दिया हुआ है 36 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू हो जाएगा 36 ग्राम इज गिवन मास
एंड डिवाइड बाय मोलर मास H2O कितना भी हमने फाइंड किया, दैट इज 18 ग्राम पर मोल। तो मोल ऊपर चला जाएगा, तो मोल ऊपर जाएगा, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 18 2 जा 36, दैट इज 2 मोल। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स में एक चीज और ध्यान रखनी है कि कभी कभी आपको नंबर ऑफ मोल्स दे दिए जाएंगे, मोलिकुलर मास, ठीक है, दे दिया जाएगा, लेकिन गिवन मास पूछ लेंगे। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को घुमाते रहेंगे। मतलब कुल मिला के ये समझना है कि 3 यूनिट में से आपके पास 2 यूनिट होगी, उसे आपको तीसरी को निकालना होगा। तो बहुत छोटी सी चीज है, बहुत आसान चीज है, आप पहली क्लास में पढ़ के आ चुके हो। तो ये हमारा बहुत छोटा सा था, दैट इज मोल कंसेप्ट। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट के बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो इसके लिए मैं ज्यादा चीजों को नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स के बारे में समझा रहा हूँ। नेक्स्ट जो है हमारा आज का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मोल फ्रैक्शन। क्या होता है बेटे मोल फ्रैक्शन? देखो, मोल फ्रैक्शन क्या है? इस मोल फ्रैक्शन को समझने से पहले हम थोड़ी सी बात पहले सॉल्यूशन की कर लेते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन के बारे में आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि भाई छोटी क्लास में आपने समझा कि सॉल्यूशन एक तरीके का होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसके अंदर एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या करना है कि मैंने यहाँ पे एक कंटेनर लिया, उसमें वाटर को ले लिया और वाटर के अंदर मैंने यहाँ पर 1 स्पून NaCl यानी कि कॉमन सॉल्ट को इस पर डिसॉल्व कर दिया। तो आप देखेंगे कि NaCl वाटर के अंदर क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, कंप्लीटली डिसॉल्व। तो सिमिलरली सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कि जिसमें एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट में पूरी तरीके से घुल जाए। समझ आ गया ये वाली बात? नहीं समझ आया तो दोबारा से इसको समझ लीजिए कि व्हेन वन कंपोनेंट इज कंप्लीटली डिसॉल्व इनटू द अनदर कंपोनेंट, एक कंपोनेंट दूसरे में पूरी तरह घुलेगा। अब इसी बेस पे हमने यहाँ पे कहा कि सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं। सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट होते हैं? 2। तो सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट जो हैं उनमें से पहले कंपोनेंट का नाम होता है सॉल्यूट और दूसरे कंपोनेंट का नाम होता है सोलवेंट। इस तरह से। तो सोल्यूट और सोलवेंट के अंदर क्या डिफरेंस हो जाएगा कि सोल्यूट वो होता है जिसको घोला जाता है, ठीक है, विच इज डिसॉल्व्ड, विच इज डिसॉल्व्ड, जिसको घोला जाता है। और सोलवेंट क्या होता है? जिसमें सोल्यूट को घोला जाता है, इन विच सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड, जिसमें सोल्यूट को घोला जाता है, तो वो हो गया सोलवेंट। इसके अलावा और भी डिफरेंस हो सकता है, आमतौर पे ऐसा कहते हैं, बट ये चीजें कंप्लीटली सच नहीं है कि सोल्यूट कम मात्रा में होता है और सोलवेंट ज्यादा मात्रा में होता है, ऐसा नहीं है। जब हम किसी सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसमें क्या कहेंगे कि हमारा सोल्यूट ज्यादा है और सोलवेंट कम है, तो ऐसी जगह वो डेफिनेशन फेल होती है। इसीलिए आपको भी ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं लाइन में जब क्वेश्चन को आप पढ़ रहे होंगे वहां समझाया जा रहा होगा कि भाई सोल्यूट को, मतलब सोल्यूट जो है क्या है, उसको घोलने की बात करी जा रही होगी और सोलवेंट क्या है जिसमें घोलने की बात की जा रही होगी। इस तरीके से ध्यान रखना। तो मोल फ्रैक्शन क्या है? मान लीजिए कि आपने एक सॉल्यूशन को डिफाइन करा, मान लीजिए भाई मैंने यहाँ सॉल्यूशन बनाया और इस सॉल्यूशन में मेरा जो सॉल्वेंट है वो B है और इसके अंदर जो मैंने सॉल्यूट को घोला हुआ है, मतलब डाला है बाद में, वो है मेरा A। सॉरी, तो A क्या है आपके पास में, मतलब ये मैं A को कंसीडर कर रहा हूँ सॉल्यूट है और B है आपके पास में सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? मोल फ्रैक्शन का मतलब है, मोल फ्रैक्शन को पहले रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? x, वैसे इसको ग्रीक भाषा में काई कहते हैं। तो x की जो वैल्यू है, ठीक है, किसी का एक का मोल फ्रैक्शन मुझे निकालना, जैसे xa, तो किसी भी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A एंड B। इस तरह से अगर इसको डिफाइन या डेफिनेशन करने की बात कहेंगे तो क्या कहेंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट यानी कि A, ठीक है, किसी भी कंपोनेंट की बात कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट आपको चाहिए, टू द टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, सॉल्यूट के भी सॉल्वेंट के भी अलग अलग निकालने, उनको जोड़ देना। मान लीजिए मुझे A के नहीं B के निकालने थे,
तो बी के लिए मुझे क्या करना होगा, सिर्फ Na की जगह आपको क्या लिख देना, NB डिवाइड बाय Na प्लस NB। इस तरीके से किसका हो जाएगा, ये बी के लिए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, विच इज नोट करने की बात यह है कि यहाँ पे हम जो सॉल्यूशन के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, सॉल्यूशन यहाँ पे हम ओनली फॉर बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब है वो सॉल्यूशन जिसमें केवल दो कंपोनेंट ही मिलेंगे, तीसरा नहीं खोल सकते आप, चौथा नहीं खोल सकते आप, पांचवा नहीं खोल सकते। देखो सॉल्यूशन की डेफिनेशन में कहा गया कि होमोजीनियस मिक्सचर है, बट होमोजीनियस का मतलब ये नहीं कि बहुत सारी चीजें लो और मिला दो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे हमें नोट करने की बात यह है कि यहाँ हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर फॉर बाइनरी सॉल्यूशन जो आपका मोल कंसेप्ट होता है, वो मोल कॉन्सेप्ट A और B की वैल्यू हमेशा 1 आएगी, ठीक है। तो ये बात एक और नोट करने की ये निकल जाती है कि XA की वैल्यू बड़ी नहीं होनी चाहिए 1 से, ठीक है। ऐसे ही XB की वैल्यू भी बड़ी नहीं होनी चाहिए 1 से, या तो कम या फिर इक्वल टू 0 होगी, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने मोल फ्रैक्शन को पढ़ लिया, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, ठीक है। सेकंड के बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट है दैट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, देखिए मोलैरिटी बहुत आसान सा कंसेप्ट है। मोलैरिटी में क्या समझाया गया, मान लीजिए कि आपके पास अगेन फिर से कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, और इस सॉल्यूशन के अंदर जो आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ये आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में है, यानी कि 1 लीटर है, लीटर में ही होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अंदर आपने कोई सोल्यूट को डिसोल्व किया, ठीक है, सोल्यूट को इसमें डिसोल्व किया है, और वो सोल्यूट क्या है, उसके नंबर ऑफ मोल्स आपको पता होने चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं सोल्यूट के। तो मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या कहती है, सिंपल सी डेफिनेशन है, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसोल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मस्ट बी इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है किसमें होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। इस हिसाब से आप कहेंगे कि मोलैरिटी ये हो। अब मोलैरिटी के बेस पर अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे ड्राइव करूं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि मैं अपनी तरफ से आपको क्वेश्चन को बना के दे रहा हूं। क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि भाई 500 ml आपके पास वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है, वी ऑफ सॉल्यूशन आपके पास 500 ml है, और इसके अंदर, ठीक है, मैंने क्या किया हुआ है, ये हो गया 72 ग्राम, यहाँ पे मैंने H2O डिसोल्व किया, पानी को डिसोल्व किया एज ए सॉल्यूट, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि 72 ग्राम पानी को अगर मैं 500 मिलीलीटर के सॉल्यूशन को बनाने के लिए यूज करता हूं, तो बताइए कि सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी होगी। क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मोलैरिटी का सबसे पहले फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो दो काम करने हैं अपने को, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है, फिर उसके बाद वॉल्यूम जो है हमें सॉल्यूशन को लीटर में कन्वर्ट करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा, सॉल्यूट आपके पास 72 ग्राम, अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला भी हमने पहले पढ़ा है, दैट इज गिवन मास टू दी मोलर मास, गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। गिवन मास आपके पास कितना है, 72 ग्राम, 72 ग्राम, और मोलर मास कितना हो जाएगा, वाटर का मोलर मास कितना होता है, तो हाइड्रोजन का 1 होता है और 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो यहाँ से आ जाएगा 18 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा मोलर मास का 18 ग्राम पर मोल। तो उसको सोल्व करेंगे 18, ठीक है, 18 टू जो 36 और 18 4 जो 72, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास में 4, तो 4 मोल आपके पास आ गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आपके पास कितने आ गए, 4 मोल। इसके बाद बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन की। अब वॉल्यूम कितना है आपके पास में, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है,
500 ml। तो 500 ml के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कहेंगे कि ये हो गया आपके पास 500 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, और आंसर आपके पास 0.5 लीटर आ गया। क्लियर? तो ये आ गया 0.5 लीटर सॉल्यूशन, और नंबर ऑफ मोल्स हो गया आपका 4 मोल। तो रखिए मोलैरिटी के फॉर्मूले में, इज रिप्लाई दैट मोलैरिटी इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास थे 4, और सॉल्यूशन ऑफ द लीटर, सॉरी सॉल्यूशन को लीटर में 0.5, तो पॉइंट को हटाएंगे 0 ऊपर आ जाएगा, एंड 5 8 जा 40। तो आपके पास मोलैरिटी कितनी आई? 8। अब सवाल आ गया जी मोलैरिटी की एसआई यूनिट क्या होगी? देखो भाई फॉर्मूले को यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को किस में मेजर करेंगे? मोल्स में, और वॉल्यूम तो दे ही रखा है लीटर में, तो एसआई यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर। क्लियर? इसके अलावा और भी आप क्या कर सकते हैं, मोल पर लीटर के अलावा इसकी दूसरी भी एक एसआई यूनिट होती है, दैट इज, मैं यहीं पे लिख देता हूं, और मोलर, मतलब जो उसके नाम है उसी में से पहले 5 जो वर्ड हैं उसको लिख दीजिए मोलर। एक और एसआई यूनिट है, ठीक है, जिसको लिखे हैं कैपिटल एम। तो इसकी 3 एसआई यूनिट, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 8 मोल पर लीटर, ऐसे ही 8 मोलर, 8 कैपिटल एम। क्लियर? तो ये था हमारा मोलैरिटी का कंसेप्ट। आगे हम बढ़ते हैं नंबर 4, मोलैलिटी। ठीक है, नंबर 4 के बारे में बात करेंगे, मोलैलिटी क्या होता है। देखिए मोलैलिटी बहुत आसान चीज है, इसी की तरह है, नाम एक जैसा ही लग रहा होगा, लेकिन इसमें एल आ रहा है और उसमें क्या आ रहा है? आर आ रहा है। तो मोलैरिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, इस बार सॉल्यूशन में लीटर की बात नहीं करेंगे, इस बार हम सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बात करेंगे कि वेट जो है सॉल्वेंट का किलोग्राम में होना चाहिए। अब इसके लिए जैसे एसआई यूनिट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट बताओ, नंबर ऑफ मोल्स को मेजर कर रहे हैं मोल, और वेट इन किलोग्राम तो पर किलोग्राम। दूसरी एक और एसआई यूनिट होती है इसकी मोलल, MOLAL। तीसरी एसआई यूनिट स्मॉल m को हम कंसिडर नहीं करते, नहीं करेंगे, ध्यान रखिए। क्यों नहीं करते? ऐसा इसलिए क्योंकि जो नंबर ऑफ मोल्स है उसकी भी ऐसा यूनिट स्मॉल m कभी कभी हम लिख देते हैं, तो वो गलती ना हो, मिस्टेक ना हो, इसलिए हम यहाँ पे अपनी तरफ से कंसीडर नहीं कर रहे उसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बेस पे एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे कि मैं सेम क्वेश्चन को ले रहा हूं, इस बार मैंने क्या किया कि इसमें सोलवेंट है आपका, सोलवेंट का वेट आपको 500 ग्राम दे दिया, और इसके अंदर एक सोल्यूट मिलाया है कोई, और उस सोल्यूट का जो आपको मास है वो आपको दिया हुआ है, दैट इज 15 ग्राम। ठीक है, ये 15 की जगह से ऐसा कर देते हैं, तो सिंपल से डिजिट लिख देते हैं जिससे को डिवाइड करने में हमें आसानी हो। तो सोल्यूट को अपन यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, वाटर ही ले लेते हैं भाई 36 ग्राम में। तो सोल्यूट हमारा है दैट इज वाटर 36 ग्राम, और सोलवेंट क्या है हमारा? 500 ग्राम। तो 500 ग्राम सोलवेंट के अंदर जब आपने 36 ग्राम पानी को मिलाया, तो आपसे पूछा गया है कि मोलैलिटी बताइए, सॉरी मोलैलिटी, मोलैलिटी बताइए कि क्या होगी। ठीक है, तो मोलैलिटी कितनी होगी इसके हिसाब से फाइंड करेंगे फिर से। तो मोलैलिटी के फॉर्मूले में क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के चाहिए जी, डिवाइड बाय वेट ऑफ द किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, ये हमें फॉर्मूला यूज करना है। नंबर ऑफ मोल्स पानी के निकालेंगे 36 ग्राम में, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है, दैट इज गिवन मास, ये रहा गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास पानी का कितना है आपके पास में? दैट इज 36 ग्राम, और मोलर मास अभी पानी का हमने निकाला था 18, तो 18 ग्राम पर मोल, मोल ऊपर चला जाएगा, तो 18 टू जा 36, यहां से नंबर ऑफ मोल्स का आंसर आपके पास 2 मोल आ गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वेट ऑफ द किलोग्राम इन सॉल्वेंट। तो वेट आपके पास में लिखा हुआ है दैट इज 500 ग्राम। तो बेटा इसको जो हम वेट को ग्राम में चेंज करें, सॉरी किलोग्राम में चेंज करेंगे, तो 500 डिवाइड बाय 1000, ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे, और यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5 किलोग्राम। क्लियर? तो मोलैलिटी को यहाँ पे हमने सोल्व किया,
दोनों वैल्यूज को पुट करते हैं, ये 0.5 आपके पास है। तो मोलैलिटी में यहाँ से हम अब क्या लिख देंगे, दैट इज कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, 2 मोल, और वेट ऑफ द किलोग्राम जो सॉल्वेंट का है वो कितना आया, 0.5 किलोग्राम। तो पॉइंट से इसको हटाएंगे तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 2 जा 10, और यहाँ से 2 2 जा 4, 4 मोल पर किलोग्राम, ये आपकी हो जाएगी मोलैलिटी। क्लियर? तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा बेसिक मैंने क्वेश्चंस भी कराए हैं, और पेपर में देखो इन्हीं बेसिक क्वेश्चंस के बेस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि आप एनसीईआरटी के पैटर्न को, जो सीबीएसई में पेपर आया हुआ उसको थोड़ा सा समझो। समझने का मेरा कहने से मतलब क्या है कि देखो, आपने मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाया सिंपल तरीके से कि नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के लिखने हैं, वही वॉल्यूम लिखना है। आपको पेपर में कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में से सिर्फ उसका या तो ग्राम दे दूं मास में, सॉरी, या तो मैं उसका मास दे दूं या मैं उसका मोलर मास दे दूं, तो फिर मेरे पास उसका मोलर मास पूछा जा सकता है इन सारी वैल्यूज को देके। मतलब आपको समझाया जा रहा है बेसिक तरीके से, क्वेश्चन को पूछेंगे भी बेसिक तरीके से, और थोड़ा सा क्या है कि इन क्वेश्चन को सोल्व करना और सीख लो। इसको क्या करना है कि मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स के बेस पे और भी चीजें पूछी जा सकती हैं। और भी चीजें क्या पूछी जा सकती हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि भाई मोलैरिटी दी हुई है आपको, वॉल्यूम दिया हुआ है आपको, अब आप जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है इसको निकालिए, तो निकाल लो भाई। दो चीजें दी हुई हैं, तीसरी निकालनी आनी चाहिए आपको। पेपर में यही तो आपकी सबसे बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई ये क्या दिया है, क्या पूछ लिया। पूछेंगे आपको सब जो पढ़ाया जा रहा है उसी में से, लेकिन आपको ध्यान रखना है, 12वीं क्लास में आ गए हो तो थोड़ा सा उस लेवल का सोच के चलो कि दो चीजें आपको दी जाएंगी तो तीसरी कैसे निकाल ले, आप अपने आप ही सोच सकते हो। मान लीजिए किसी फॉर्मूले में 3 चीजें यूज हो रही हैं, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ द किलोग्राम। भैया यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आपको नहीं दिए, मोलैलिटी दे दी और वेट दे दिया, तो निकाल लो भाई नंबर ऑफ मोल्स। अब ये भी थोड़ी ना आपको हर एक टीचर एक एक क्वेश्चन के बेस पे बताएगा, आपको ये सारी चीजें अपने आप ध्यान रखनी है। ठीक है? बाकी इसके अलावा हम एक स्पेशल केस और कर लेते हैं मोलैरिटी का, जो काफी बार पेपर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, बाकी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज स्पेशल केस ऑफ मोलैरिटी। ठीक है, स्पेशल केस ऑफ मोलैरिटी। मोलैरिटी का एक स्पेशल केस पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है स्पेशल केस के अकॉर्डिंग, मान लीजिए मेरे पास एक सॉल्यूशन था, उस सॉल्यूशन में मेरे पास एक मोलैरिटी भी मुझे गिवन थी, मैं अपनी तरफ से मोलैरिटी को मान रहा हूँ दैट इज 5 कैपिटल एम, और मुझे इस टाइम पे इसका सॉल्यूशन भी पता था कि वॉल्यूम जो है इसका वो कितना है, 500 ml है। मतलब कोई XYZ सॉल्यूशन आपको दे दिया, और उस XYZ सॉल्यूशन के अंदर आपसे कहा गया कि उसकी मोलैरिटी 5 m है और वॉल्यूम आपके पास 500 ml है। और फिर क्या कहा गया कि इस सॉल्यूशन को हमने एक पानी में, ठीक है, ये हमारे पास वाटर है H2O, और इस वाटर का जो वॉल्यूम है ये भी दिया हुआ है, वॉल्यूम इज 300 ml। तो आपने क्या किया कि ये वॉल्यूम जो है 500 वाला वॉल्यूम इसमें पोर कर दिया। ठीक है, मतलब इसमें ट्रांसफर कर दिया आपने। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भाई इस टाइम पर ट्रांसफर करने के बाद इसकी नई मोलैरिटी कितनी होगी। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 1 नंबर में, 2 नंबर में। ठीक है, तो कभी भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है। तो फॉर्मूला है दैट इज मोलैरिटी निकालने के लिए क्या कहेंगे, दैट इज M1V1 इज इक्वल टू M2V2। इस फॉर्मूले को यूज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले वाले में मोलैरिटी फर्स्ट केस में ये थी, दूसरे में ये, तो M1 की वैल्यू आपके पास कितना था, 5 कैपिटल M, इंटू V1 की वैल्यू कितना था, 500 ml। अब देखो वॉल्यूम की वैल्यू दोनों का ऐसा यूनिट सेम होनी चाहिए जब भी आप यूज करोगे। ठीक है, इक्वल टू M2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और V2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, यानी कि 300 ml। तो M2 की वैल्यू आपको यहाँ से निकालनी है, तो M2 कितना हो जाएगा, 5 कैपिटल M 500 ml डिवाइड बाय 300 ml। तो ml से कैंसिल, 2 0 से कैंसिल, और उसके बाद में आपके पास हो जाएगा दैट इज M2। तो 5 5 जो 25 डिवाइड बाय 3
कैपिटल M इक्वल टू M2। दूसरी मोलैरिटी आपकी इतनी होगी। क्लियर? तो आज की क्लास में हमने कितनी सारी चीजें कर ली। सबसे पहले हमने बात की मोल कंसेप्ट की, सबसे बाद में उसके बाद में बात की मोल फ्रैक्शन की, तीसरी हमने बात की मोलैरिटी की, चौथी बात हमने की मोलैलिटी की। 4 चीजें हमने इस वाले पार्ट में कवर कर ली। ऐसे ही 4-4 करके करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम बढ़ाना पड़ेगा। पहली बात तो ये पार्ट को हम थोड़ा सा ज्यादा बांट लेंगे और उसके बाद में क्वेश्चन भी धीरे धीरे साथ साथ करेंगे कुछ क्वेश्चन, और अदरवाइज फिर जो हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा उसके बाद में लास्ट में भी हम कुछ क्वेश्चन एक साथ लगाएंगे। क्लियर? सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।